तो चलिए चलते हैं एक डरावनी समुद्री दानव की कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है नॉर्थ पोल के एक स्थान से, जहां हम दो वैज्ञानिकों जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं। वे दोनों मिलकर पानी के नीचे एक तरह का विस्फोट कर कोई रिसर्च कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास एक कॉल आता है जिसमें उन्हें एक बहुत बड़े तूफान की चेतावनी दी जाती है और जल्द से जल्द वहां से निकल जाने को कहा जाता है। इसीलिए वे दोनों अपना सामान पैक करने लगे हैं। इसी बीच उसी क्षेत्र के एक समुद्र के नीचे एक सबमरीन दिखाई देती है, जहाँ एक रिसर्च टीम समुद्र की गहराई पर अध्ययन कर रही थी। लेकिन अचानक वे देखते हैं कि समुद्र की गहराई का पानी अजीब तरह से ऊपर की ओर उठने लगा है। उधर जूलिया ने जो स्कैनर लगाया था वह भी अजीब व्यवहार करने लगा और उसके आसपास की बर्फें फटने लगीं। ऑस्कर जल्द से जल्द बम विस्फोट करके अपना टास्क पूरा करना चाहता था। खतरा समझकर जूलिया जल्दी से सामान समेटकर वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि बर्फ इतनी तेजी से टूट रही थी कि अगर वे रुकते तो उसी बर्फ के नीचे दब जाते। इसलिए ऑस्कर जल्दी से जूलिया को खींचकर स्नो बाइक तक लाता है और दोनों मिलकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मगर बर्फ टूटे टूटे इतनी पास आ जाती है कि वे लगभग उसमें फंस ही जाते हैं और तभी समुद्र में उनके रिसर्च के लिए फेंके गए बम अचानक फटने लगे हैं। चूंकि वे बम पानी की धारा में ऊपर आ गए थे, इसीलिए उनके विस्फोट से एक विशाल सुनामी बन जाती है। उस सुनामी की वजह से उनका बेस कैंप पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और आसपास की हर चीज तबाह होने लगी है। जूलिया बेहद डर जाती है और रोने लगी है। कुछ ही देर में कुछ समझ पाने से पहले ही वे दोनों उस सुनामी की लहरों में डूब जाते हैं। उधर वही सबमरीन भी उस विस्फोट के स्थान के पास आ गई थी, जिससे उसकी दिशा पर असर पड़ता है और वह एक जोरदार झटका खाती है। पूरी सबमरीन हिलने लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे अब वह फट ही जाएगी। अंदर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास होता है कि उनकी सबमरीन के साथ कोई चीज बार बार टकरा रही है। इससे अंदर दबाव बहुत बढ़ने लगा है और धीरे धीरे इंजन भी खराब होने लगे हैं। सबमरीन के अलग अलग हिस्से टूटने लगे हैं। असल में उस विस्फोट की वजह से समुद्र की गहराई में छिपा एक भयानक जीव जाग जाता है, जो लगभग हजारों सालों से सोया हुआ था। उस प्राणी के हमले से पूरी सबमरीन तबाह हो जाती है और समुद्र की गहराई में डूब जाती है। इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अब हम अमेरिका के एक नेवी कमांडर को देखते हैं, जिसका नाम है ग्रब। उसे एक नोटिस मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उनका आखिरी मिशन जिस सबमरीन को भेजा गया था वह नॉर्थ पोल के बीच लापता हो गई है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। यह सुनकर ग्रब हैरान रह जाता है, क्योंकि वह मिशन इतना सुरक्षित था कि ऐसा होना नामुमकिन था। इसलिए वह एक स्पेशल असाइनमेंट पर साइन करता है ताकि हर संभव प्रयास से उस सबमरीन की खोज की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं सर्च मिशन के लीडर विक्टर को, जो अपनी पूरी टीम के साथ खोई हुई सबमरीन की तलाश में निकलता है। उनके डिप्टी कमांडर गुस्कोप सभी सिस्टम चेक करवाकर सबमरीन स्टार्ट करने का आदेश देते हैं। कुछ ही देर में वे समुद्र की गहराई में उतरना शुरू कर देते हैं। जब सबमरीन सतह पर थी तब विक्टर और गुस्कोप मौसम की स्थिति की जांच करते हैं और पाते हैं कि सब कुछ ठीक है। इसलिए वे सबमरीन को नीचे समुद्र की गहराइयों में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर विक्टर सभी को निर्देश देता है कि वे पानी में गैस ट्रेस करें ताकि खोई हुई सबमरीन की लोकेशन का पता लगाया जा सके। फिर हम वापस नॉर्थ पोल का दृश्य देखते हैं, जहां जूलिया और ऑस्कर किसी तरह उस सुनामी से बच गए हैं और अब अपनी टीम के अन्य सदस्यों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता। जूलिया को एक ट्रैकिंग बुक मिलती है जिसमें समुद्र से जुड़ी कई जानकारियां होती हैं। इसी बीच विक्टर की सबमरीन टीम आसपास के क्षेत्र की जांच करते हुए देखती है कि वे एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां बहुत सारे व्हेल हैं। यह सबमरीन के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में इतने सारे व्हेल का एक साथ होना सामान्य नहीं है। इसलिए किसी बड़े हादसे से बचने के लिए विक्टर सबमरीन को और भी गहराई में ले जाने का निर्देश देता है, लेकिन व्हेल के कारण सबमरीन को झटके लगने लगते हैं। तब विक्टर सायरन बजाने का आदेश देता है ताकि डरकर व्हेल दूर चले जाएं, और यह तरीका काम भी करता है। जैसे ही वे और नीचे जाते हैं, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और कुछ ही पलों में जोरदार गर्जना होती है, जिससे पूरी सबमरीन हिलने लगी है। वे देखते हैं कि उनके आसपास कुछ विशाल चीज हिल रही है। जब वे गौर से जांच करते हैं तो समझ में आता है कि वह एक माइथोलॉजिकल दानव है जिसका नाम है क्रैकन। यह वही जीव है जिसके बारे में कुछ प्राचीन पुस्तकों में उल्लेख है, लेकिन कभी किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। इसलिए विक्टर और उसकी टीम को यह बात पूरी तरह से अविश्वसनीय लगती है। विक्टर तुरंत इमरजेंसी सिग्नल ऑन कर देता है और कहता है कि सबमरीन को वहां से हटाया जाए ताकि क्रैकन को उनका अस्तित्व पता न चल सके। लेकिन समस्या यह है कि वे उस समय एक ऐसी जगह पर थे जो चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई थी, यहाँ तक कि समुद्र की अत्यंत गहराई तक भी। कोई और रास्ता न देकर वे सबमरीन को बर्फ के अंदर घुसा देते हैं। सबमरीन बर्फ को तोड़ते हुए अंदर जाती है, जिससे शुरुआती तौर पर इंजन में काफी दिक्कतें आती हैं। फिर वे विशाल बर्फ की चट्टानों के बीच पहुंच जाते हैं और सबमरीन को रोक देते हैं। विक्टर धीरे धीरे सबमरीन को और गहराई में ले जाने को कहता है। इसके बाद हम समुद्र की सतह का दृश्य देखते हैं। यह वही जगह है जहां वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आए थे। अब वहां चारों ओर लाशें पड़ी हैं, क्योंकि वे सब बर्फ के नीचे दबकर मर चुके थे। विक्टर की सबमरीन में एक खास कैमरा था जिसे वह अपनी टीम के साथ बर्फ की परत के ऊपर भेजता है ताकि वहां की स्थिति की जांच हो सके। क्योंकि वहां रिसर्च के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, अगर कोई जिंदा हो तो उसे बचाया जा सके। तभी कैमरे के जरिए विक्टर देखता है कि जूलिया और ऑस्कर अब भी जीवित हैं। यह देखकर वह बेहद खुश होता है और सबमरीन को ऊपर की ओर जाने का आदेश देता है ताकि उन्हें बचाया जा सके।
कुछ ही देर में सबमरीन बर्फ को चीरते हुए सतह पर पहुंचती है। टीम के कुछ सदस्य जूलिया और ऑस्कर के पास जाते हैं। जूलिया उन्हें बताती है कि वे दोनों एक जियोलॉजिकल कंडक्टिंग रिसर्च के लिए वहां आए थे और बर्फ में फंस गए थे। वह पूरी घटना समझाती है, कैसे बर्फ टूटने लगी थी, समुद्र का जलस्तर बढ़ गया था और उनके रिसर्च बम विस्फोट हो गए थे। विक्टर को एहसास होता है कि यही वह जगह है जहां से उनकी सबमरीन खो गई थी। इसके बाद सबमरीन की पूरी टीम ऑस्कर और जूलिया को अपने साथ सबमरीन में ले आती है। वे फिर से उस खोई हुई सबमरीन की खोज में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तभी गुस्कोप विक्टर को रोकता है और कहता है कि हेड ऑफिस को तुरंत सूचित किया जाए कि उन्होंने समुद्र की गहराई में एक विशालकाय माइथोलॉजिकल क्रीचर क्रैकन को देखा है। क्योंकि वह जीव इतना ताकतवर है कि अकेले ही पूरी सबमरीन को नष्ट कर सकता है, इसलिए हेड ऑफिस को सूचना देना जरूरी है। अगर कोई हमला होता है तो वे शायद सिग्नल भेजने का समय भी न निकाल पाए। लेकिन विक्टर यह मामला बड़ा नहीं बनाना चाहता था। वह मिशन को अधूरा छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि खोई हुई सबमरीन में उसका बड़ा भाई एलेक्स था, जो उस सबमरीन का कमांडर था। इसलिए वह हर हाल में मिशन को आगे बढ़ाना चाहता था। वह अपनी टीम को बताता है कि वे अब बहुत दूर आ चुके हैं और यह मिशन पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस खोई हुई सबमरीन में मौजूद लोग शायद अब भी जिंदा हों और मदद का इंतजार कर रहे हों। चूंकि विक्टर टीम लीडर था, इसीलिए सब उसकी बात मान लेते हैं। कुछ ही देर में वे सबमरीन को स्टार्ट करते हैं और फिर से समुद्र की गहराई में उतर जाते हैं। वे उस खोई हुई सबमरीन के मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही सामने से एक तेज और डरावनी आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं। वे देखते हैं कि समुद्र की गहराई की मिट्टी पानी में घुलने लगी है। तब उन्हें एहसास होता है कि वही भयानक जीव क्रैकन अब उनके पीछे है और उनकी सबमरीन का पीछा कर रहा है। वे सब बहुत डर जाते हैं। विक्टर तुरंत आदेश देता है कि सबमरीन को किसी बर्फ की परत के अंदर छिपा दिया जाए, ताकि क्रैकन उन्हें न देख पाए। तभी वे देखते हैं कि समुद्र के नीचे एक ऑयल माइन है और क्रैकन उस दिशा में जा रहा है। जैसे ही क्रैकन थोड़ा दूर होता है, वे अपनी सबमरीन को बर्फ की परत के नीचे छिपा देते हैं। उधर ऑयल माइन में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बाहर शीशे से देखता है कि क्रैकन ने पूरी सबमरीन को घेर लिया है। उस विशाल जीव को देखकर वह कांपने लगता है। फिर क्रैकन ऑयल माइन पर हमला करता है और उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। शीशा टूट जाता है और पानी अंदर घुसने लगता है। चूंकि वहां तेल था, इसलिए पूरा इलाका विस्फोट में उड़ जाता है और सब मारे जाते हैं। विक्टर की सबमरीन से कैमरे के जरिए वे सब यह दृश्य देख पाते हैं और समझते हैं कि क्रैकन कितना खतरनाक है। वे सोच ही रहे थे कि क्रैकन चला गया, तभी वह दानव फिर से उनकी सबमरीन पर हमला करता है। दूर से ही वह अपनी पूंछ से सबमरीन पर वार करता है। इससे सबमरीन हिलने लगी है और अंदर मौजूद सभी लोग डर से चीखने लगे हैं। गुस्को कहता है कि यह सब विक्टर की गलती है। वह फिर टॉर्पीडो लॉन्च करने को कहता है। विक्टर और गुस्कोप के कमांड पर टीम जल्दी से 2 टॉर्पीडो तैयार करती है और क्रैकन की ओर दागती है। विस्फोट होता है और सबको लगता है कि क्रैकन मर गया। वे कुछ देर के लिए राहत महसूस करते हैं। गुस्कोप विक्टर का अपमान करता है और कहता है कि वह लीडर बनने लायक नहीं है। लेकिन तभी एक क्रू मेंबर चिल्लाकर बताता है कि क्रैकन अब भी जिंदा है और धीरे धीरे मूव कर रहा है। फिर से टॉर्पीडो छोड़े जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। गुस्कोप बेहद निराश हो जाता है और समझ जाता है कि नेतृत्व करना इतना आसान नहीं है। तभी विक्टर फिर से कमान संभालता है और कहता है कि इतने बड़े दानव को मारना नामुमकिन है, इसलिए अब भागना ही सबसे अच्छा उपाय है। टीम सबमरीन की स्पीड तेज कर देती है, लेकिन क्रैकन फिर हमला करता है और सबमरीन का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। विक्टर के सिर में चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। सबमरीन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है और सबमरीन नियंत्रण खोकर समुद्र की गहराई में टकरा जाती है। इंजन बंद हो जाता है। क्रैकन पूरी सबमरीन को घेर लेता है। इंजन रूम में आग लग जाती है। क्रू इमरजेंसी सिग्नल चालू करता है, लेकिन कोई सिग्नल काम नहीं करता। टॉर्पीडो रूम में भी आग फैल जाती है। आग बुझाने के लिए क्रू खुद उस पर कूद जाता है। एक समय पर टॉर्पीडो रूम में विस्फोट हो जाता है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। जो लोग अब भी सुरक्षित थे, वे आग बुझाते हैं, घायलों को बचाते हैं और उस जगह को सील कर देते हैं। धीरे धीरे आग पर काबू पाया जाता है। सभी घायल लोगों का इलाज शुरू होता है, क्योंकि सबमरीन में पहले से ही मेडिकल उपकरण मौजूद थे। यहाँ हम जूलिया को देखते हैं, जो मेडिकल टीम की सबसे ज्यादा मदद कर रही थी। उसे मेडिकल का अच्छा ज्ञान था, इसलिए वह हर एक क्रू मेंबर का इलाज कर रही थी। इसी तरह जूलिया कई घंटे तक लगातार काम करती रही। चूंकि विक्टर आज घायल हो गया था, वह एक कमरे में बैठकर आराम कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जूलिया उसके पास आती है। जूलिया तब विक्टर से कहती है कि अब उन्हें सच में यह मिशन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि समुद्र के बीचों बीच कितना बड़ा एक क्रैकन घूम रहा है। तो क्या उसे लगता है कि वह सबमरीन अब भी वहां है, या उसमें कोई इंसान जीवित है? उसे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि उसे लग रहा है कि उस सबमरीन में कोई भी जीवित नहीं है। यह सुनकर विक्टर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वह अपने भाई एलेक्स को लेकर चिंतित था। तभी सबमरीन की एक टीम आकर विक्टर को बताती है कि कंट्रोल रूम में एक अजीब सिग्नल की आवाज आ रही है, लेकिन वह सिग्नल किस चीज का है यह साफ समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर विक्टर तुरंत कंट्रोल रूम की ओर दौड़ जाता है। वह हेडफोन कान में लगाकर उस सिग्नल को समझने की कोशिश करता है। हालांकि उसमें कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा था, फिर भी वह सभी से कहता है उसे पूरा यकीन है कि यह सिग्नल उसका भाई एलेक्स ही भेज रहा है। जरूर उनकी सबमरीन अभी भी सुरक्षित है और वे जीवित हैं, वरना अचानक यह सिग्नल कैसे आता? विक्टर तब सभी को रेस्क्यू मिशन जारी रखने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी को अपनी जान का डर था। इस जगह का हर एक पल जैसे मौत से लड़ने के बराबर था, इसलिए सभी चाहते थे कि यहीं पर मिशन खत्म करके वापस चला जाए। तब विक्टर सभी से कहता है, क्या आपको याद है जब हम नेवी में भर्ती हुए थे, तब हमने एक शपथ ली थी। हमने वादा किया था कि हम हमेशा अपनी जिम्मेदारी पर अडिग रहेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब जब हमारे
हमारे ऊपर यह मिशन सौंपा गया है तो यह भी हमारी ही जिम्मेदारी है। फिर सिर्फ जान के डर से हम अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकते हैं। विक्टर आगे कहता है, सोचिए, हम समुद्र की गहराई में फंसे हुए हैं जहाँ क्रैकन जैसे भयानक दैत्य घूम रहे हैं और हमारी सबमरीन भी ठीक से काम नहीं कर रही। लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हम टीम की ओर से मदद का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई हमें बचाने नहीं आ रहा। धीरे धीरे हम समुद्र की गहराई में ही मरते जा रहे हैं। तब वह पल कैसा लगेगा। जो लोग उस सबमरीन में फंसे हैं उनके साथ भी अभी वही हो रहा है। अब आप ही बताइए, क्या आप जान के डर से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे या जिम्मेदारी उठाकर इंसानों की जान बचाएंगे। विक्टर की इन बातों को सुनकर सभी बहुत प्रेरित हो जाते हैं। वे सभी मिलकर फिर से पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू मिशन शुरू कर देते हैं। सबमरीन के इंजन में सब कुछ ठीक से सेटअप करने के बाद क्रू मेंबर्स दोबारा सबमरीन को आगे बढ़ाने लगते हैं। विक्टर बहुत खुश होता है क्योंकि सभी ने उसकी बात मानी थी। सबमरीन धीरे धीरे लगभग 1000 मीटर की गहराई में पहुंच जाती है। क्रू मेंबर्स तब बताते हैं कि वे सबमरीन की अधिकतम सीमा पर पहुंच गए हैं क्योंकि 1000 मीटर ही उनकी सबमरीन की मैक्सिमम लिमिट है। इससे नीचे जाना संभव नहीं है, लेकिन चूंकि अब वे उस सीमा तक पहुंच चुके हैं, देखा जाता है कि पानी के दबाव के कारण सबमरीन में समस्याएं आने लगी हैं। यहाँ तक कि कुछ नट बोल्ट भी ढीले होने लगते हैं। तब विक्टर सबमरीन को थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए कहता है। उसी समय पीटर नामक एक क्रू मेंबर बताता है कि वे एक अंडर वाटर रिवाइन खाई के पास पहुंच गए हैं। यह एक विशाल खाई है जिसकी गहराई 5000 मीटर से भी ज्यादा है। वे अब खाई के ठीक ऊपर मौजूद हैं। खाई को देखकर ही समझा जा सकता था कि इसकी गहराई कितनी ज्यादा हो सकती है। विक्टर तब सबमरीन का इंजन बंद कर देता है और उसे वहीं तैरने देने के लिए कहता है। वह खुद एक स्पेशल सूट पहनकर सबमरीन से बाहर निकलने का फैसला करता है और उस खाई में उतरकर देखना चाहता है कि कहीं सबमरीन वहां तो नहीं है। विक्टर के इस फैसले से सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह लीडर था इसलिए वे उसके फैसले को मान लेते हैं। सबमरीन को वहीं रोक दिया जाता है। इसके बाद विक्टर ऊकी नाम के एक लड़के को बुलाकर डाइविंग के लिए तैयार होने को कहता है। बहुत ही कम समय में विक्टर तैयार हो जाता है। जब वह सबमरीन से बाहर निकलने वाला होता है तो गोस्कोप उसे रोकता है। वह कहता है, तुम जो करने जा रहे हो वह बिल्कुल सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह सबमरीन ठीक ठाक है क्योंकि हर सबमरीन की एक प्रेशर लिमिट होती है और अगर वह 5000 मीटर से नीचे उस खाई में चली गई हो तो उसका तो नष्ट हो जाना तय है। फिर भी तुम वहां जाना चाहते हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर भी विक्टर सब कुछ एक बार खुद चेक करना चाहता है। तभी यूकी कहता है कि वह भी जाएगा क्योंकि वह कभी भी अपने साथी को इतने बड़े खतरे में अकेला नहीं छोड़ सका। इसके बाद विक्टर और यूकी अपने स्पेशल रेस्क्यू बोट में बैठकर खाई की गहराई में उतरते हैं। चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, लेकिन बोट में मौजूद खास लाइट्स की वजह से वे आसपास कुछ कुछ देख पा रहे थे। इस तरह वे खाई के लगभग 1700 मीटर गहराई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी गहराई में आने के बाद भी उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं देता। विक्टर गहराई बढ़ाने को कहता है। लगभग 2000 मीटर नीचे जाने के बाद वे दूर से कुछ चीजें देखते हैं। पास जाने पर देखा जाता है कि वहाँ कई छोड़े गए जहाज और सबमरीन पड़ी हैं। वे समझ जाते हैं कि यहाँ कई जहाज और सबमरीन गुम हो चुके हैं, कई लोग मारे गए हैं, लेकिन वे तब सबसे ज्यादा चौंक जाते हैं जब वे देखते हैं कि टाइटैनिक का मलबा भी वहाँ मौजूद है। इससे साफ हो जाता है कि वे टाइटैनिक दुर्घटना की जगह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वे वहाँ कोई हाल ही में डूबी हुई सबमरीन नहीं देखते। वहाँ की हर चीज पुरानी और छोड़ी हुई थी। विक्टर ऊकी से कहता है कि वे और नीचे जाएं क्योंकि हो सका है वह सबमरीन किसी खाली जगह पर पड़ी हो। ऊकी ऐसा ही करता है। लगभग 1000 मीटर और नीचे जाने पर वे एक नई सबमरीन देखते हैं जो देखने से परित्यक्त नहीं लगती और पास जाकर वे पक्के तौर पर समझ जाते हैं यही वह खोई हुई सबमरीन है। विक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसका अनुमान सही साबित होता है। वे जरा भी समय बर्बाद किए बिना सबमरीन के साथ अपनी बोट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन उक्की की कुशलता से वे बोट को सबमरीन के साथ अटैच करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वे सबमरीन का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करते हैं। ऊपर का ढक्कन खोलने के बाद भी अंदर एक और ढक्कन होता है जिसे वे दोनों मिलकर बहुत मेहनत के बाद खोल पाते हैं। ढक्कन खोलते ही वे देखते हैं कि सबमरीन के अंदर अब भी कई लोग जिंदा हैं। हालांकि सबमरीन का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है, फिर भी जो बचे हैं वे बहुत मुश्किल से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टर जैसे अपनी जान में जान पा लेता है क्योंकि वह देखता है कि उसका भाई एलेक्स भी वहां मौजूद है। एलेक्स और उसके साथी विक्टर को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी गहराई में कोई उन्हें बचाने आएगा। जब विक्टर और उकी अपनी सबमरीन को यह सूचना भेजते हैं कि उन्होंने खोई हुई सबमरीन को खोज लिया है और कुछ क्रू मेंबर अब भी जिंदा हैं, तो पूरी टीम खुशी से झूम उठी है। सभी उल्लास करने लगते हैं। विक्टर और उकी कोई समय बर्बाद किए बिना तुरंत क्रू मेंबर्स को बोट में ट्रांसफर करने लगते हैं, लेकिन बोट में लोगों की एक लिमिट थी। आधे लोगों को चढ़ाते ही बोट पूरी तरह भर जाती है। तब विक्टर यूकी से कहता है, तुम इन लोगों को हमारी सबमरीन तक ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आओ। मैं, मेरा भाई एलेक्स और बाकी लोग तब तक यहीं रुकेंगे। उकी विक्टर की बात मान जाता है। वह आधे लोगों को लेकर वापस जाता है। जाते समय वह सबमरीन में एक लोकेशन ट्रैकर भी लगा देता है जो उनकी बोट में ही था, ताकि अगली बार वहां वापस आना आसान हो। लेकिन वहां मौजूद आर्नू नामक एक क्रू मेंबर ट्रैकर को बंद कर देने को कहता है। वह कहता है, समुद्र की गहराई में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है किसी पानी की धार या किसी क्रिएचर की टक्कर से लोकेशन ट्रैकर दूर सरक गया हो, जिससे बाद में जब ओके यहाँ आएगा तो वह शायद इस तरह से गलत लोकेशन पर चला जाएगा। रिनो की बात मानते हुए ओके को भी तब ट्रैकर बंद करना पड़ता है। इसके बाद वे सीधे उस सबमरीन की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर विक्टर और बाकी लोग उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। इस बार एलेक्स विक्टर को बताता है कि उन्होंने आसपास एक बहुत बड़ा क्रैकन देखा है, इसलिए यह मानना तर्कसंगत होगा कि वह क्रैकन अब भी उनके आसपास ही मौजूद है। इसीलिए किसी भी खतरे से पहले उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए।
एलेक्स फिर विक्टर से कहता है कि वह उसके साथ वेपन रूम में चले, जहां उनके पास कई तरह के हथियार रखे हुए थे। खासकर उनके पास एक प्लाज्मा वेपन था, जिससे शायद वे उस क्रिएचर को खत्म कर सकते थे। विक्टर और एलेक्स तैयारी करने लगे हैं और साथ में वेपन रूम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह पूरा इलाका पहले ही पानी में डूब चुका था। दूसरी ओर ओके सबको लेकर सबमरीन तक पहुंचता है। फिर सभी क्रू मेंबर्स को सबमरीन में चढ़ाने के लिए लोग मदद कर रहे थे। कई लोग घायल थे, इसीलिए वहां इमरजेंसी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई। लेकिन सभी क्रू मेंबर्स को चढ़ा लेने के बाद जूलिया जब विक्टर को नहीं देखती तो वह बहुत घबरा जाती है। उसे पता चलता है कि विक्टर अभी भी सबमरीन में ही है और वहां कुछ और लोग भी फंसे हैं। यह जानकर जूलिया चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें फिर से मिशन को अंजाम देना है और यह निश्चित नहीं है कि वे सफल होंगे या नहीं। इधर देखा जाता है कि वह क्रैकन आसपास ही मौजूद है और अपने चारों ओर की आवाजें सुनकर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। ओके अब और समय बर्बाद न करते हुए तुरंत रेस्क्यू मिशन के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस बार ऑस्कर और रेनी भी उसके साथ जाना चाहते हैं। तीनों एक साथ नीचे की ओर यात्रा शुरू करते हैं और जब वे 1000 मीटर नीचे पहुंचते हैं तभी उन्हें एक भयानक गर्जना की आवाज सुनाई देती है। ओके समझ जाता है कि यह क्रैकन की ही आवाज है, मतलब वह उनके बिल्कुल आसपास है। उधर गोस्कोप और उसकी टीम भी वह आवाज